तो यार हेलो दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिलेबस कंप्लीशन फ्रेमवर्क की। ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया कि यार इस जो कोर्स अपना चल रहा है, जो मॉड्यूल है, इसमें ये जो है ना अपना ये टॉपिक है कि हम अपने सिलेबस को किस तरीके से सही पैटर्न में कंप्लीट करें और उसका फ्रेमवर्क क्या रहना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, डीपीपीस कब करें, मॉड्यूल्स कब करें। ठीक है। एक मैं तुम्हें फ्रेमवर्क देने वाला हूँ इस वीडियो में ना, ये तुम शांति से बैठो और अप्लाई करो सुनने के बाद। ठीक है। और उसी फ्रेमवर्क से तुम्हें फिर अपने जितने भी लेक्चर्स है, जितने भी डीपीपीस हैं, मॉड्यूल्स है, पीवाईक्यूज है, इन सबको ना करना है। ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है अपना सिलेबस कंप्लीशन मेथड। अब देखो, इसमें जो है ना पहले तुम्हें ये बात जाननी पड़ेगी ये सब सीखने से पहले कि सिलेबस होते कैसे हैं। तो सिलेबस होते कैसे हैं? सिलेबस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है हार्ड सिलेबस, एक होता है इजी सिलेबस। ठीक है। तुम्हें पता है दो तरीके के सिलेबस होते हैं। ठीक है। अब तुम एक बात को समझो, ये रियलिटी है। देखो, इसे इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार होता है यार, तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर है ना, मान लो रोटेशन मोशन हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर कैलकुलस हो गया मैथ्स में, या फिर ठीक है, या फिर केमिस्ट्री में तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऐसा कुछ मतलब रैंडम चैप्टर्स हो गए। ठीक है। और कभी कभी ना वो सारे चैप्टर आते हैं ये हार्ड कैटेगरी में। ठीक है। हार्ड कैटेगरी में आते हैं वो वाले चैप्टर्स जो तुम्हें पसंद है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि भैया वो पसंद तो है, लेकिन उनमें करने उन सबको करने में ना तुम्हें टाइम बहुत लगता है। पहली बात तो तुम्हारा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात, उन चैप्टर्स को करने में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं। और एंड में ऐसा होता है कि भाई तुम कर तो लेते हो, लेकिन तब भी रिवीजन बहुत ज़्यादा लगता है उन चैप्टर्स का। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर्स तुम बार बार भूलते रहते हो। ठीक है। होते वो बस 20% है। उनका जो एफर्ट, उनका जो मार्क्स का परसेंटेज होता है ना, जो एग्जाम में आएगा कितना परसेंट उसका कंट्रीब्यूशन है, वो बस 20% होता है। ठीक है। तो वो 20% चैप्टर्स के चक्कर में ना, जो बाकी के 80% चैप्टर्स है ना, जो बाकी के ये पूरा 80% चैप्टर्स है ना, इसको ना तुम दाव में लगा देते हो कि भैया मैं तो भाई पहले 20% जो हार्ड चैप्टर्स है ना, जो मेरे को पता है कि भाई मेरे से नहीं होंगे, लेकिन मैं तब भी उनमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा और पूरा टाइम वेस्ट करूंगा उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन तुम उस चक्कर में ये 80% चैप्टर्स को तो भूल ही जाते हो यार, जो ईजी होते हैं, जो मोर स्कोरिंग होते हैं, जो हाई वेटेज होते हैं, जिनमें से पक्का है क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। और उन चैप्टर्स तुम क्या कर देते हो कि मिस कर देते हो। तो पहली बात तो ये है, देखो ध्यान दो अपने आप को कि इजी चैप्टर्स को फाइंड आउट करो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो मोस्ट स्कोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज होते हैं और इजी टू डू है। ठीक है। तो पहले उन चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि यही चैप्टर्स तुम्हारी रैंक दिलवाएंगे, मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है। मार्क्स ये चैप्टर्स दिलवाएंगे और रैंक ये हार्ड वाले चैप्टर्स दिलवाएंगे। तो पहले तुम्हें क्या करना है, सिलेक्शन पाना है। सिलेक्शन पाने के लिए पहले तुम्हें ये ईजी चैप्टर्स जो ईजी टू स्कोर होते हैं, ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और या फिर अपने केमिस्ट्री में और क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब ना हाई वेटेज चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड होती है। ठीक है। और प्लस और क्या बेनिफिट होता है कि ईजी होते हैं भाई, करने में बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स में ऐसे क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, वो उसके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, ये कैपेसिटर्स, ये सब ये बहुत ही आसान होता है भाई। इनको एक बार कर लो, ये हाई वेटेज भी होते हैं और इनमें से पक्का क्वेश्चन एक ना एक आना ही होता है। ठीक है। तो तुम समझ गए सिलेबस किस टाइप का बटा होता है। दो टाइप में बटा होता है। पहली बात होता है ये वाला, जो जिसको हम कहते हैं 20% सिलेबस, जो हार्ड होता है, जो फंसाने के लिए होता है। ठीक है। तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट करेगा, रिवीजन ज़्यादा मांगेगा, एफर्ट ज़्यादा मांगेगा। ठीक है। और दूसरा होता है ये वाला फर्स्ट क्वार्टर वाले, जो ईजी होते हैं। ठीक है। तो तुम्हें एक फोकस किस में करना है, पहले फर्स्ट क्वार्टर वाले सब्जेक्ट्स पे करना है, जो 80% ऑफ दी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी चीज़ पे। ये क्या है भैया, ये है जोन ए। अब देखो तुम्हारा जो सिलेबस है वो, उसको ना तुम्हें एक पेपर लेके, पेन लेके ना 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और 3 कॉलम में ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जोन ए, जोन बी, जोन सी। क्या है भैया जोन ए? जोन ए है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है। ठीक है। मान लो तुमने बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिक चार्जेस कर रखा है, ठीक है, तुम्हारा बहुत अच्छा है, या फिर मान लो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा है। ठीक है। वो तुम्हारे आगे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में। अब वो चैप्टर को ये नहीं बार बार वापस जाके डिटेल लेक्चर देख रहे हो, डिटेल में पूरा सिलेबस कर रहे हो वापस बार बार, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना है, वापस तुम्हें बस उसका जब पढ़ने जाओगे ना, एक बार पढ़ने के बाद डिटेल लेक्चर तो स्टार्टिंग में सबका देखना है, लेकिन जब वापस पढ़ोगे ना, तो ये नहीं उसका वन शॉट देख रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, नहीं, शॉर्ट नोट्स होंगे ना उसको रिवाइज
रिवाइज करना है। उन चैप्टर्स की तुम्हारी पकड़ पहले से अच्छी है, तुम्हें उसमें और टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उन चैप्टर्स को कम टाइम इन्वेस्ट करके बस हल्का फुल्का रिवाइज करते रहना है तुम्हें, ठीक है। और प्लस सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है रिवीजन का, सॉल्व PYQs, ठीक है। उनके कोई भी आंसर DPPs ये सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ तुम्हें करना है, उस चैप्टर्स के PYQs लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है। अगर मेंस के बच्चे तो मेंस के लगाओ, नीट के बच्चे को नीट वाले PYQs को लगाओ, ठीक है। और ये सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का करना है जिनमें तुम स्ट्रॉन्ग पकड़े, ठीक है। अब ऐसे एक लिस्ट बनाओगे तो उसमें जो फर्स्ट पेज आएगा उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, और जितने भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना उसके नाम लिख लेना, वो आगे इस कैटेगरी में। अब आता है हमारा जोन बी में क्या है भैया, मीडियम कैटेगरी के। मीडियम कैटेगरी क्या आते हैं, जिनके तुम हल्के फुल्के क्वेश्चंस बना लेते हो। ऐसा नहीं कि तुमने वो कभी पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे PYQs लेवल के नहीं बन रहे हैं उसमें, ठीक है। तुमसे बन रहे हैं लेकिन यार PYQ कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जा रहा है, DPPs मॉड्यूल्स बना लेता है तू, ठीक है। तो उनके क्या करना है यार, पहली बात तो वापस जाके एक बार वन शॉट देखनी है, वन शॉट वापस जाके एक बार देखनी है उन चैप्टर्स की। उससे फ़ायदा ये मिलेगा तेरे को कि तेरा रिवीजन और अच्छे से होगा, ठीक है, और कुछ नए नए इंसाइट्स मिलेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर तो एक बार में रिवाइज कर लेगा, लेकिन जो मीडियम चैप्टर है ना वो एक बार में रिवाइज नहीं कर पाएगा, बात में मान मेरी बात, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी प्रैक्टिस 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 करनी है उन चैप्टर्स की, क्योंकि यही चैप्टर है जिनको ना तेरे को मीडियम से स्ट्रॉन्ग में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम से स्ट्रॉन्ग में कौन चैप्टर्स जाएंगे, ये मीडियम वाले जाएंगे, ठीक है। मीडियम से स्ट्रॉन्ग में कैसे जाएगा, जब तू प्रैक्टिस करेगा, वन शॉट देखेगा और रिवाइज करेगा, ठीक है। और एक बार स्ट्रॉन्ग में चले गए तो फिर तेरे को फंडा पता ही है, रिवाइज करना है और सॉल्व PYQ बस। अब आते हैं भाई ये जोन सी के जो वीक बैकलॉग चैप्टर्स होते हैं, या फिर वीक चैप्टर्स है, तेरे को रोटेशन मोशन समझ ही नहीं आता, या फिर मान ले तूने फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी छोड़ रखी है, ठीक है, तेरा बैकलॉग बन रखा है उसमें। या फिर मान ले तूने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी छोड़ रखी है, तेरा बैकलॉग बन रखा है, तूने एक भी बार नहीं पढ़ा है आज तक, ठीक है। तो तेरे को पता है भाई ये चीज़ें ना, अगर टाइम कम होती है या फिर बैकलॉग एक बार बन जाता है ना, तो भाई पूरा का पूरा कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है भैया कि भाई प्रायोरिटाइज ओनली हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है। जो भी हाई वेटेज चैप्टर है ना, इनमें जो भी जैसे फ्लूइड मैकेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है, फ्लूइड वेव्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे हाई वेटेज थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब चीज़ें उनको सबसे पहले करना चालू कर, ठीक है। और इनका करने का तरीका एक ही होता है भाई, डिटेल लेक्चर देखो और आगे मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। तो तू समझ गया, पहली चीज़ जोन A बनाएगा, जोन B बनाएगा, जोन C बनाएगा, और तीनों में अपने पूरे सिलेबस तेरे नीट और जेई का जितना भी सिलेबस है ना 11th 12th मिला के, उनको इन 3 कैटेगरी में बांट देगा। और कैसे सॉल्व करना समझ गया, रिवीजन, PYQ, वॉच वन शॉट, प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद प्रायोरिटाइज ओनली हाई वेटेज चैप्टर, सब नहीं करना है बैकलॉग में, ठीक है। अब आते हैं अपन लेक्चर्स पे। तो भैया अब ये लेक्चर्स करे तो करे कैसे, ठीक है। अब तेरा डाउट आएगा कि भैया ये लेक्चर्स में से होते नहीं है, समझ नहीं आता है कौन सा वन शॉट देखूँ, कौन सा फुल लेंथ देखूँ, कौन सा डिटेल देखूँ। तो देख सिंपल सी बात है, पहली बात तो तेरे को फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर्स कौन से देखने होते हैं, बस वही, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया उस सबको फास्ट फॉरवर्ड देखना है, ऐसे नहीं। तो तेरे वीक टॉपिक्स है ना, और या फिर जो तेरे पास न्यू टॉपिक्स है, और जब तू बैकलॉग कंप्लीट करे तब उनको तो कभी भी 1x स्पीड में नहीं देखना है। पहली बात तो बैकलॉग है तो तू पहले ही पीछे चल रहा है, तो उनको या तो 1.5x में देख या फिर 2x में देख। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें ना तू कुछ ज़्यादा ही वीक हो रखा है, ठीक है, उसमें भाई तेरे को 2x नहीं देखना है, उसमें तेरे को थोड़ा 1x स्लो स्पीड में देखना है, जिससे तेरे को वो चीज़ें समझ आई। अपन क्या करते हैं ना, जनरली क्या कहते हैं भाई, जल्दीबाजी के चक्कर में ना भाई भर भर के स्पीड में देखते रहते हैं, ठीक है। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन एंड में भाई समझ वो तो भैया कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये गधापंती नहीं करना, उसमें अपना ही नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो ना। अपना नुकसान कैसे हो रहा है भाई, एक बार में समझ नहीं आया, फिर तू वापस जाएगा, वापस रिवाइज करेगा, वापस पढ़ेगा, तो भाई एक तरीके से तेरा पूरा टाइम वेस्ट, डबल टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल कर, एक ही बार में अच्छे से की कॉन्सेप्ट को समझ, फ्रेमवर्क को समझ, हर चीज़ को समझ, ठीक है। अब उसके बाद आता है भाई वन शॉट, ठीक है। वन शॉट और कॉन्सेप्ट PDFs होते हैं ना, जो देखो वन शॉट के मिलते हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स के मिलते हैं PDFs, उनको कब करना है भाई, वो बैकलॉग्स के लिए करना है। वन शॉट तू कभी भी उन चैप्टर्स के लिए मत कर जो तेरे क्लास में, तेरे कोचिंग में अभी करंट चल रहे होते हैं, ठीक है। वन शॉट उन चैप्टर्स के लिए जाता है जो बैकलॉग बने हुए हैं, या फिर जिन चैप्टर्स में तू बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, उनमें और टाइम नहीं है तेरे पास कवर करने का, तो उनमें वन शॉट करते हैं। उसके बाद क्या है, डोंट एम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग भाई, देख, डोंट एम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तू हर चीज़ नहीं समझ
समझ पाएगा, मैं बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक में मास्टरी नहीं कर पाएगा, बट एम टू अंडरस्टैंड लिमिटेड बट डीप। इसका मतलब ये है कि भाई जो चीज़ तू कर रहा है ना उसको एकदम डीप नॉलेज एकदम अच्छे से कर। मैंने भी अपने टाइम में जब जेई मेंस का एग्जाम देने गया था ना, मेरे को हर एक चीज़ नहीं आती थी भाई, हर एक चीज़ नहीं आती थी मेरे को, बस लिमिटेड चीज़ें आती थी, लेकिन वो इतने अच्छे से आती थी कि मैंने जेई क्रैक कर लिया। ठीक है, तो तेरे को भी यही करना है, सिंपल सी बात है। अगर सब कुछ करने बैठेगा तो नहीं होगा, हर चीज़ का डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएगा। जेई नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इस बात को समझ कि अपने को अगर कंप्लीट करना है ना, तो भाई जितना कर रहे हो उतना करो और अच्छे से करो, डीप नॉलेज लो। ठीक है, तो फोकस मोर ऑन द डिटेल लेक्चर्स। ठीक है, डिटेल लेक्चर्स देखो, स्टार्टिंग में हर एक लेक्चर डिटेल ही करना है, स्टार्टिंग में वन शॉट में मत भागो भाई। वन शॉट तभी भागो जब तुम्हारा बैकलॉग बन रहा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं भाई अपन डीपीपीस और कोचिंग मॉड्यूल्स को कैसे सॉल्व करना है। देखो, अपन पहले तो आए समझे कि रियलिटी को एक्सेप्ट किए कि कौन से हार्ड चैप्टर्स होते हैं, कौन से इजी होते हैं। उसके बाद हम समझे, क्या समझे कि 3 टाइप के होते हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी। ठीक है, अब तुम्हें इसमें डिवाइड करना है कि कौन कौन से चैप्टर कौन से जोन में आते हैं। उसके बाद लेक्चर्स कैसे करें, लेक्चर्स करने के बाद अब तुम्हारा आता है पॉइंट डीपीपीस करना। ठीक है, ये नहीं सीधे पीवाईक्यूज करने भग जाओगे, नहीं, पहले डीपीपीस और कोचिंग की मॉड्यूल्स करना है। ये फ्रेमवर्क बता रहा हूँ मैं, करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस भाई पर डे। तुम्हें मिनिमम डीपीपीस के जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो ना, उसके 10 से 15, जिस भी टॉपिक की हो ना, उसके 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अरे अरे ज़्यादा भग गया। आ, हाँ भाई, आजा आजा भाई, इन नाइक का सिग्नल ज़्यादा ही दूरी चल गया। हाँ, कलर चेंज कर गया, कलर अपन लेते हैं, ले चल ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ले। हाँ, देख इसमें क्या है, पहली बात तो तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे तो दिखना भी अच्छा चाहिए ना भाई। हाँ, सॉल्व 10 to 15। अरे बन ही नहीं रहा भाई, टिक कैसे करे। हाँ, अब लगा, बन रहा है भाई, बन रहा है, रुक रुक रुक, इसको ना टिक अच्छे से करेंगे अपन, मज़ेदार टिक होना चाहिए, मज़ेदार। ठीक है, हाँ, अरे शाबाश भाई, तगड़ा। हाँ, तो सॉल्व 10 to 15 क्वालिटी क्वेश्चंस। तो समझ गया इसका मतलब भाई, जो भी टॉपिक तू कर रहा है उसका 10 से 15 क्वालिटी क्वेश्चंस तेरे को पहले करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लेके बैठ गया, सीधे पीवाईक्यू लेके बैठ गए और भैया हम तो हो गए डिप्रेस, हमसे नहीं होगा भैया। ऐसा नहीं करना है, गधापंती नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10 से 15 क्वेश्चन जो तू लेके बैठा है उसको अच्छे से सॉल्व कर, और डे टू डे बेसिस पर कर। ऐसा नहीं एक दिन किया और दूसरे दिन भूल गया, नहीं, हर दिन देखो 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं डीपीपीस के। उसके बाद 20 और 80 का परसेंटेज रूल बताया ना मैंने, यहाँ पे भी 20% और 80% का रूल बताया था। देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो अप्लाई करनी है डीपीपी सॉल्व करते समय। 20% चैप्टर्स जो है ना, देखो 80% स्कोरिंग करेंगे। ये 20% चैप्टर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो टॉप 10 स्कोरिंग या फिर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होते, टॉप 10 टॉप 20 वाले, उनमें से 80% तेरा स्कोरिंग आएगा। ठीक है, 80% कैसे भैया, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ना उन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो फोकस पहले उनमें कर कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और उनको भर भर के अच्छे से उनके डीपीपीस मॉड्यूल सब सॉल्व कर। ये नहीं कि हर एक चैप्टर के तू हर एक डीपीपीस हर एक मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है, भाई इतना टाइम नहीं है। जो टॉप चैप्टर्स है, 20% चैप्टर्स है ना, वो निकाल जिनके सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्कोर कर भाई, उनको बहुत ज़्यादा सॉल्व कर, डीपीपीस कर, मॉड्यूल्स कर उनकी। ठीक है, हर चैप्टर का इतना नहीं करना होता। और सिंपल सी बात है भाई, डीपीपीस आर प्रैक्टिस नॉट अ टेस्ट। ठीक है, तेरे को टेस्ट के जैसा नहीं देना, डीपीपीस तेरी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि डीपीपीस देख ईजी होते हैं बहुत बार। ठीक है, और तेरे को सॉल्व करने में बनेगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है भाई, अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे ना, पहले जाओ डीपीपी सॉल्व करो, बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है डोंट वेस्ट टाइम रीसॉल्विंग क्वेश्चंस यू आर ऑलरेडी गॉट करेक्टेड। देख सिंपल सी बात है, एक ही क्वेश्चन बार बार करने पे मैं समझता हूँ, लेकिन वो पीवाईक्यू में हेल्प करता है, लेकिन डीपीपी मॉड्यूल्स इसमें क्या है ना, कभी कभार आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनको तू बार बार रीसॉल्व करेगा ना, तो बस तू अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है भाई। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बात समझ इस बात को। अब आते हैं अपन पी वाई क्यूज़। भैया पी वाई क्यूज़, अब तुम बोलेगा पी वाई क्यूज़ क्या है भैया। देखो पी वाई क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। ठीक है, तुम्हें भी पता है, पी वाई क्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। हाँ, कलर सिलेक्ट कर लिया, चलो भाई हो गया। पी वाई क्यू
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। देखो इसका फ्रेमवर्क कैसे रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। पहले तो तुम जब भी पीवाईक्यू करोगे तो या तो एक बार रिवाइज करके करना चैप्टर को, क्योंकि तुम तुरंत चैप्टर पढ़ोगे तुरंत पीवाईक्यू देने बैठोगे तो नहीं समझ आएगा। पीवाईक्यू में मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। मिक्स कॉन्सेप्ट कैसे भैया, कि चैप्टर की स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट भी होगा, चैप्टर की एंडिंग का मिक्स करके क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर की एंडिंग का एक ही टॉपिक का पीवाईक्यू आएगा, नहीं। बहुत सारे पीवाईक्यू ना मिक्स्ड होते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो पहली बात तो तेरे को स्टार्ट पीवाईक्यू करने से पहले फर्स्ट टाइम रिवीजन करना है। उसके बाद ईच चैप्टर, जितने भी चैप्टर कर रहे हैं उनका हर एक का पीवाईक्यू करना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व एटलीस्ट 30 to 40 पीवाईक्यूज पर चैप्टर भाई, उससे कम तो करना ही नहीं है। अगर तू 40 भी नहीं कर पा रहा है ना पीवाईक्यू, भाई तेरा चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि भाई अगर हो जाती ना तो तू AIR 1 आता उस साल में, जिस साल का भी वो पेपर होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, 30 से 40 तक को मिनिमम सॉल्व करना है। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, सॉल्व कर, ठीक है। और फोकस ऑन मिस्टेक, ठीक है। तेरे को मिस्टेक भी फोकस करना है, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेगा ना तो तेरे को मिस्टेक ज़्यादा पता चलेगी, तेरी क्या क्या मिस्टेक है, और फिर एनालिसिस भी तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। और एक बार को तो एनालिसिस करना सीख गया ना तो भाई ये फिर इजी गेम बन जाता है, ठीक है। ये किया और ये किया, सिंपल सी बात है। तीनों तेरे को एक फ्रेमवर्क है, पहले रिवीजन करेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद पीवाईक्यू करना चालू करेगा। 30 से 40 मिनिमम करने हैं। अब तू पूछेगा भैया कितने साल के करो, तो देखो यार अगर तुम जेई मेंस के लिए कर रहे हो ना, तो जेई मेंस में क्या है कि बहुत सारे पेपर होते हैं एक बार में, एक ही साल में पता नहीं 15 20 25 पेपर हो जाते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा नहीं 6 या 7 साल के भी कर लो ना तो बहुत ही इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट वालों के लिए तो मैं बोलूँगा भाई मिनिमम 10 साल का करो, और उससे उतना भी नहीं हुआ तो 7 साल का तो करके ही जाओ, ठीक है। 7 साल का तो मांगेगा ही, 7 से 10 साल के बीच का करके जाओ। और जेई एडवांस की कहानी अलग है, तब मैं तुम लोग को अलग गाइड करूँगा। तब जेई एडवांस का थोड़ा सीन अलग होता है, ठीक है। तो जेई मेंस का समझ गए, जेई और नीट का समझ गए, ठीक है। उसके बाद भाई बुक्स, मैं अपने टाइम पे अरिहंत यूज़ किया था। मेरे को अब अभी भी रखी हुई है मेरे पास अरिहंत, ठीक है। दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो मेरे टाइम पे मैंने ये अरिहंत की ये बुक थी, ये थी मेरी 44 ईयर्स की उस समय। तो मैंने ये यूज़ की थी 44 ईयर्स की, ठीक है। और बहुत ही तगड़ी बुक थी भाई, बहुत ही काम आई थी मेरे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम्हें अरिहंत लो। लेकिन अगर तुम्हें किसी और का कुछ पसंद आता है, मान लो तुम्हें पसंद आ रहा है क्या कहते हैं इनका क्या नाम है इनका, PW का, ठीक है। तो तुम उनका भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। जिसका पसंद आ रहा है उनका लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसका पसंद आ रहा है उसका लो। और अरिहंत की लेने के बाद मैं वही बता रहा हूँ, या तो अरिहंत के लो, ठीक है, इसकी भी अच्छी है। और नीट की मैंने ये सुनी है अरिहंत की बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो जो पसंद आ रहा है वो लो, लेकिन PYQ सॉल्व करना चालू कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आता है भाई मॉक टेस्ट। एंड में तुमने सब समझ लिया रे, सिलेबस कंप्लीशन फ्रेमवर्क में स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कि कैसे हार्ड इजी हो गया, ये हो गया, जोन्स हो गए, लेक्चर्स कैसे करने हैं, DPPs कैसे करने हैं, मॉड्यूल्स कैसे करने हैं, उसके बाद PYQs कैसे सॉल्व करना है। अब आता है भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस। बिना मॉक टेस्ट एनालिसिस करे भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कितना भी तुम पढ़ लो, कितने भी टॉप मार लो भाई, एंड में अगर मॉक टेस्ट को ढंग से एनालाइज नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर ऐसे दिखता है, पता है तुम्हें मॉक टेस्ट का ये पेपर है। इसको क्या करना है ना, तुम्हें एक एक लाइन को जब तुम रीड करते हो ना ऐसे ऐसे करके प्रॉपर से रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन ना तुम्हें मार्क करके रखना है। वो एनालिसिस में दिखाता है, अगर तुम PW में टेस्ट देते हो, कोई टेस्ट सीरीज होता है ना उसमें एनालिसिस करके एक ऑप्शन आता है, तो उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, उस एनालिसिस ऑप्शन का। क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ तुम्हें सिखाएगी कि कैसे पेपर को एनालिसिस सही से किया जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट तुम दोगे ना उतना ज़्यादा तुम बाकी बच्चों से आगे रहोगे, ठीक है, प्लस पॉइंट में रहोगे। अब मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करता है उसमें भाई सब सिखाया जाता है। इसके ऊपर ना मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपरली मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस मैं ये बता रहा हूँ फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेमवर्क समझिए, मॉक टेस्ट कब देना है, ये सब होने के बाद एंड में मॉक टेस्ट देते हैं। ये सब नहीं किए होगे और मॉक टेस्ट दे दोगे ना तो जाके घंटा कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। अब तुम ये चीज़ें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एंड मंथ जब तुम्हारे पास 4 महीने या फिर 3 महीने बच्चे होते हैं ना, तब तुम्हें बहुत फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी होती है अपनी, कि बार बार लगातार हर दूसरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। लेकिन अगर अभी तुम्हारे पास 6 महीने है, 5 महीने है ना, तो अभी इतने वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बन गया ई, अरे भाई हाँ ये 5 बन गया, ठीक है। तो भाई अभी तुम्हें इतनी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हफ्ते में एक बार दो चलेगा। लेकिन जब टाइम कम होता है ना तब जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट देना होता है। और सिंपल सी बात है, डू एज मच एज पॉसिबल भाई, ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। और एट दी एंड भाई अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो, समझ आए हो, ये गाइड
तुम्हें पसंद आई हो तो बताना मेरे को ज़रूर कैसा लगा, ठीक है। और थैंक यू, ठीक है। फिर जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली है तो स्टे ट्यून, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से देखना, इन सब चीज़ों को फॉलो करना सिंपल सी बात है, ठीक है। और जय श्री कृष्णा।